चैप्टर चल रहा था व्यापार से साम्राज्य तक। लास्ट लेक्चर में हमने हमारे इस लेसन के अंदर प्लासी की युद्ध के बारे में जानकारी हासिल की थी, जिसके अंदर हमने बताया था कि 1756 में किस तरह से प्लासी का युद्ध हुआ। और प्लासी की युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो भारत के अंदर सबसे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी जीत के रूप में सामने आया था। ठीक है, इस युद्ध के पश्चात भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर थे वो अपने आप को नवाब समझने लगे। किस प्रकार से नवाब अपने आप को समझ बैठे और उन्होंने इस नवाबी में क्या क्या किया, इसके बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब का बनने का मतलब क्या था? इसका मतलब एक तो ये था कि कंपनी के पास संपूर्ण सत्ता और ताकत आ गई थी, लेकिन संपूर्ण सत्ता और ताकत के अलावा भी कुछ और फ़ायदे भी जो कंपनी के अफसर थे उनको मिल रहे थे। ये अफसर क्या थे? कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्होंने नवाबों के जो ठाठ बाट थे उनकी तरह जीने के ख्वाब वो अपने मन में संजोने लगे। और प्लासी के युद्ध के बाद जितने भी बंगाल के असली नवाब थे उनको इस तरीके से प्रेशराइज किया कि वे जो कंपनी के अफसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको वे अच्छे अच्छे तोहफे दे, बहुत सारा पैसा उन्हें दे। यानी कि जो भी अफसर कंपनी की ओर से नियुक्त किया गया था उन लोगों को वहाँ के जितने भी नवाब हुआ करते थे बंगाल के, उनको मजबूरन निजी तौर पे तोहफे देने पड़ते थे, बहुत सारा पैसा देना पड़ता था। उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव ब्लाइट थे, उन्होंने क्या किया, भारत के अंदर अपनी बहुत सारी दौलत जमा की। 1743 ईस्वी में जब ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से जब रॉबर्ट क्लाइव जो है आए थे भारत, तो उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। और जब 1767 में जब 2 बार गवर्नर बनने के बाद वे भारत से रवाना हुए तो उनकी जो पूंजी थी, उनकी जो दौलत थी, वो 4,01,102 पाउंड के बराबर हो गई थी। आप समझ लीजिए कि इतनी छोटी सी अवधि के अंदर उन्होंने बंगाल के नवाबों से कितने पैसे दौलत के रूप में अपने लिए बना लिए थे। यानी वह खुद अपने आप को नवाब समझने लगे थे। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि गवर्नर अपने दूसरे कार्यकाल में जब ये जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, इनको दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया इनके दूसरे कार्यकाल में कि जो कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार फैला है उसको ख़त्म करने का। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद के अंदर उन्हीं के ऊपर एक क्या चलाया गया, वाद प्रस्तुत किया गया और उनको भ्रष्टाचार के आरोप से नवाजा गया और उनको अपने भ्रष्टाचार के आरोप के खिलाफ सफाई भी देनी पड़ी। भ्रष्टाचार के इन आरोपों से उनको बरी तो किया गया, लेकिन 1774 में उन्होंने क्या की, सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर जो कि रॉबर्ट क्लाइव को देख चुके थे, सभी उतनी दौलत तो इकट्ठी नहीं कर पाए। बहुत सारे कई बीमारियों और लड़ाइयों के कारण छोटी उम्र के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा सभी ने भ्रष्ट और बेईमान मानना कि सारे ही अफसर इस तरीके थे, ऐसे नहीं थे। बहुत सारे उनमें से साधारण परिवारों से आए थे। बस उनके मन में एक ही इच्छा थी कि वो भारत में आएँ और ठीक ठाक अपनी कमाई करें और वापस इंग्लैंड लौटकर अपनी अच्छी ज़िंदगी जिएँ। जो जीते जी धन लेकर वापस लौट गए, वास्तव में उन लोगों ने ब्रिटेन में जाकर, इंग्लैंड में जाकर एक आलीशान जीवन जिया। और यही कारण था कि वहाँ के लोग उन्हें नवाब बोलने लगे। और ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण का रूप था, जो लोग उन्हें नवाब बोलने लगे। उन्हें अक्सर नए अमीरों, सामाजिक हैसियत से रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखा जाने लगा और कार्टून और नाटकों में भी उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। और यहाँ पे एक बॉक्स में रॉबर्ट क्लाइव खुद को कैसे देखता था उसके बारे में बताया गया है कि जब प्लासी की लड़ाई लड़ी गई तब रॉबर्ट क्लाइव ने एक परिचय दिया कि उन्होंने किस प्रकार से संयम रखा। उन्होंने बताया, जब प्लासी की जीत में मैं आकर खड़ा हुआ तो एक ताकतवर राजा जो मेरे इशारों पे चलता था, एक संपन्न शहर मेरी दया पे जीता था, उसमें दौलतमंद महाजन एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरबान खींच रहे थे और खजानों के बीच से मैं गुजर रहा था तो सिर्फ मेरे लिए जो कि खुले थे, एक तरफ सोना दूसरी तरफ जवाहरात। तो उसने बताया कि मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पाया, इसके बारे में उन्होंने इसमें बताया। ठीक है,
नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो है कि इसके बाद कंपनी का शासन कैसे फैलने लगा, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। 1857 और 1757 यानी 1757 से लेकर 1857 के बीच भारतीय राज्यों पर ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर जो उन्होंने सत्ता जमाना शुरू की, तो उस प्रक्रिया को जब हम देखें तो हमें कुछ चीज़ें सामने आई कि किसी भी तरीके से कंपनी ने सीधे हमले कर कर हमारे क्षेत्रों पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने भारतीय रियासतों के अधिग्रहण करने में राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संसाधनों का क्या किया, इस्तेमाल किया। जब बक्सर की लड़ाई हुई 1774 में, तो भारतीय रियासतों में इन्होंने क्या किए, रेजिडेंट तैनात कर दिए। रेजिडेंट क्या होते हैं अभी हम आपको स्पष्ट करते हैं। ये रेजिडेंट थे, ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। इनका काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना और उनके व्यापार को आगे बढ़ाना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर के मामलों में दखलंदाजी करने लगे। अगला राजा कौन होगा, कौन शासन करेगा, कौन का बेटा बैठेगा, किसको बिठाया जाएगा, इस तरह कंपनी के अफसर ही सारी बातें तय करना चाहते थे। कई बार तो कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधियां भी थोपी। सहायक संधियों में क्या होता था, अगर सहायक संधि थोप दी जाती थी तो ये होता था कि कोई भी रियासत स्वतंत्र सेनाएं नहीं रख सकती थी, उसे कंपनी की तरफ से ही सुरक्षा मिलती थी और सहायक संधियों के रखरखाव का पैसा भी कंपनी उनसे ही ले लेती थी। अगर भारतीय शासक अगर इस तरह के पैसा देने में या जुर्माना जो कि उन्होंने तय किया है, तो अगर वह पूरा नहीं दे पाते थे तो उनके इलाकों पर ये कंपनी क्या करती थी, अपने कब्जे जमा लेती थी। रिचर्ड्स वेलेस्ली गवर्नर जनरल जो थे 1798 से लेकर 1805, उस समय में उन्होंने अवध के नवाब पर अपना आधा इलाका सौंपने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया था, क्योंकि नवाब थे, उन्होंने सहायक सेना के लिए पैसा देने की रकम जो उनको समय पर न दे पाए थे, इसी के आधार पर उन्होंने हैदराबाद के कई इलाके भी छीन लिए थे। रेजिडेंटों की ताकत क्या होती थी, इसके बारे में बताया गया है। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। हम उसे हस्तक्षेप के मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते थे। जब स्थानीय राजा पूरी तरह से अधीनस्थ रहता था, रेजिडेंट यानी ब्रिटिश शासक के माफिक काम करता था, जो चीज़ें आराम से चलती रहती थी। ठीक है, शासन में कई कामों से रेजिडेंट में दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल रहा था। जब तक इससे अलग नहीं करता था, तब तक कोई राजा ऐसा रास्ता अपनाता तो उसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती थी और टकराव और उलट पैदा कर देती थी। यहाँ पर निषेधाज्ञा का मतलब होता है कि निर्देश देना जो कि ब्रिटिश कंपनियों द्वारा दिया जाता था, और अधीनस्थता का मतलब होता है दब्बूपन या किसी के अंडर में दबाव में काम करना। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं टीपू सुल्तान, जिसे शहर मैसूर कहा गया था। जब कंपनी अपने राजनीतिक आर्थिक हितों को खतरा दिखाई देने लगा, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाना शुरू किया। दक्षिण भारत का एक राज्य था मैसूर, जो कि बहुत बड़ा था। इसके उदाहरण से ये बात को हम समझ सकते हैं। हैदर अली जो कि 1761 से लेकर 1782 तक उन्होंने शासन किया, उनका एक बहुत ही शक्तिशाली पुत्र टीपू सुल्तान के जिनके नाम से हम जानते हैं, जिनका शासनकाल 1782 से लेकर 1799 रहा, एक शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में मैसूर में काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर, जो कि व्यापार के लिए मैसूर के नाम से रियासत मालाबार तट था, जो व्यापार करने के लिए बहुत ही मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। वहाँ की काली मिर्ची और इलायची जो थी बहुत मशहूर थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी है, काली मिर्ची है, इलायची है, इनके निर्यात को रोक दिया। सुल्तान तो स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोका। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और अपनी जो सेना थी उसे भी उन्होंने आधुनिक बनाया। इस तरह के कदमों को देखते हुए अंग्रेज जो थे वो आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि इस पर अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो बहुत मुश्किल में हमें डाला जा सकता है। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान, जो कि बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे, उनको कुचलना उन्होंने ज़रूरी समझा और उन्होंने मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में उनको सफलता मिली। राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का कामकाज राजकार पुराने वोडियार वंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधियां भी थोप दी गई।
यहाँ पर दिखाया गया है कि टीपू सुल्तान के बेटों को किस तरह से बंधक बनाकर कारवालिस के सामने पेश किया गया, उस चित्र को यहाँ दिखाया गया। टीपू सुल्तान की कहानियों के बारे में भी लोग बताते हैं कि टीपू सुल्तान जब मैसूर के राजा बने तो उनके लिए कहा जाता है बहुत ही बहादुर थे। वे फ्रांसीसी दोस्त के साथ एक बार जंगल में शिकार खेलने गए, उनके सामने शेर आया तो बंदूक उठाई उन्होंने और बंदूक ने उनका साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। अकेले टीपू सुल्तान निहत्थे ही शेर से मुकाबला करे और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में शेर को उन्होंने मार गिराया, इसीलिए उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा और उनके झंडे पर भी शेर की तस्वीर दिखाई देती है। साथ ही में ये जो चित्र दिखाया गया है ये भी एक विशालकाय मशीनरी खिलौने की तस्वीर है। जो नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाया हुआ है, जिसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर धाड़ता और सिपाही के चीखने की आवाज़ें उसमें से आती है। ये खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 1799 में जब राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तो इस खिलौनों को अंग्रेज अपने साथ भी ले गए थे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल हम फिर इसको आगे पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी लोग बने रहें।